नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी। सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों के घर धमाके से ढाए। पुलिस ने 14 स्थानीय आतंकियों की सूची की जारी। पाकिस्तान ने लगातार तीसरी बार नियंत्रण रेखा पर की फायरिंग। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कुपवाड़ा में गोलीबारी में घायल हुए व्यक्ति की मौत। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला आज से लागू। सीमा से पाकिस्तानियों का लौटना जारी। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भारत का किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात की 121वीं कड़ी आज। ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह बंदर अब्बास में विस्फोट से मृतकों की संख्या 18 पहुंची। 700 से ज्यादा लोग हुए घायल। आइए समाचारों को जान लेते हैं विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कश्मीर में अब तक 8 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। सुरक्षा बलों ने जैनापोरा शोपियां के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार का एक और घर ध्वस्त कर दिया है। वो 1 साल पहले आतंकवादी रैंक में शामिल हुआ था। TRF के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार के बेटे मोहम्मद शफी डार निवासी वंडुना मेलहुर्रा जैनापोरा का 2 मंजिला घर ध्वस्त कर दिया गया। वहीं पुलवामा के खासीपोरा में जैश आतंकी अमीर नजीर वानी का घर धमाके से उड़ा दिया गया। इससे पहले कुपवाड़ा के कलारोस में लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक तिदवा का घर ध्वस्त कर दिया। आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल घाटी का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों के घर ध्वस्त किए थे। ये कार्रवाई आतंकियों और उनके समर्थकों को कड़ा संदेश देने के लिए की गई। श्रीनगर और बारामूला में भी संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक 175 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, ताकि पहलगाम हमले के पीछे का पूरा सच बाहर आ सके। पहलगाम हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है, जो पाकिस्तानी आतंकियों को मदद पहुंचाने में शामिल हैं। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और TRF के आतंकी शामिल हैं। इस सूची में आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नज़ीर, आमिर नजरवानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून राशिद गनी और जाकिर अहमद गनी नामक आतंकियों के नाम शामिल हैं। इसमें से कुछ आतंकियों के घर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। ये 20 से 40 वर्ष की आयु के स्थानीय आतंकी विदेशी आतंकवादियों को रसद और ज़मीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर रहे थे। एजेंसियां इन 14 आतंकियों से 22 अप्रैल के हमले में शामिल 5 आतंकियों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही है। सूची के मुताबिक 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर तैयबा और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कंडी खास इलाके में कल अज्ञात बंदूकधारी द्वारा गोली मारे जाने से घायल हुए 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घायल की पहचान कंडी खास निवासी गुलाम रसूल मागरे के रूप में हुई थी। गोलियों के लगने से गुलाम रसूल मागरे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और आतंकी उसे मरा समझ वहां से चले गए। गोलियों की आवाज सुनकर मागरे के परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। इस बीच निकटवर्ती इलाके में गश्त कर रहे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद उसे तुरंत चिकित्सा के लिए GMC हंदवाड़ा ले जाया गया। गोलियां उसके पेट और बाजू में लगी थी। आज उस घायल शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और गोलीबारी के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। और इस पूरी खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। विशाल, इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या कुछ कह रहा है? हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बल लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी कीमत पर आतंक को और आतंक को पनाह देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और उसी की कड़ी में लिस्ट भी जारी की गई है। बिल्कुल ठीक कहा संध्या आपने, और मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अनंतनाग के एडिशनल एसपी के लीडरशिप पे एक एसआईटी का गठन किया गया है और अभी तक 175 लोगों को डिटेन किया गया है। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, उनको डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। बहरहाल खबर आ रही है कि एनआईए ने इस पूरी जांच को अपने हाथों में ले लिया है और न सिर्फ आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, बल्कि अभी अपडेट आया, फ्रेश अपडेट आया है नेवी की तरफ से कि भारतीय लड़ाकू जहाज़ों को इंडियन अरब सागर में डिप्लॉय कर दिया गया है और ज़बरदस्त फायरिंग की उन्होंने प्रैक्टिस की है। लॉन्ग रेंज फायरिंग की सक्सेसफुल प्रैक्टिस की गई है। ये अपडेट नेवी की तरफ से आ रहा है। तो भारत पूरी तरह से दबाव बनाए हुए है और जो हालात बनते चले जा रहे हैं उनको देखते हुए लगता है कि भारत जो पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह ऑफर किया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया था कि हम न्यूट्रल जांच के लिए तैयार हैं, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी खारिज कर दिया है। अब दबाव पाकिस्तान की तरफ के और बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादे अब भी जारी हैं और एलओसी पर लगातार उनकी फायरिंग जारी है। परसों भी कल पूरी रात फायरिंग हुई, आज भी गन बैटल जारी है भारतीय सेना और पाकिस्तान की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल में नहीं है और पाकिस्तान की सेना आईएसआई के इशारे पे काम करती है। अभी तक 8 लोगों के जिनके घर गिराए गए हैं, उनका सभी का ताल्लुक एलईटी और जेट से बताया जा रहा है और एलईटी के जो ऑफशूट है टीआरएफ, उसका भी नाम इसमें शामिल है। फिलहाल हमको यह मालूम चला है अपने खुफिया सूत्रों से कि 55 आतंकियों पर नजर बनाए हुए हैं यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां और 18 आतंकियों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। संध्या। विशाल, एक बात तो साफ है, जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और टीआरएफ जैसे लोगों से जुड़े हुए, ऐसे संगठनों से जुड़े हुए आतंकियों की एक सूची सामने आई है कि किस तरह से वो लोग पनाह दे रहे थे, स्थानीय लोगों की किस तरह से मदद मिल रही थी और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में सुरक्षा बल की जाँच की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जो खंगाले जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं कि लोकल हेल्प की, तो ये जाहिर सी बात है बिना स्थानीय मदद के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आतंकी कैसे आए और कैसे वो उन्होंने यूनिफॉर्म धारण किया, जो जिसको हम कैमोफ्लेज फटीग कहते हैं, उसमें उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो लोकल हेल्प ज़रूर उनको मिली है। यही वजह है कि 175 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है और ये पूछताछ आगे भी जारी रहेगी। बहुत सी इंफॉर्मेशन जुटाई गई है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो भी प्रूफ जमा किए जा रहे हैं, जो भी तस्वीरें जमा की जा रही है, वीडियोस लिए जा रहे हैं, उनका एनालिसिस किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसने भी मीडिया को एडवाइजरी जारी की है कि किसी भी ऑपरेशन का लाइव कवरेज ना करें और एहतियात बरतें, क्योंकि इससे ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। कि दुश्मन हमारे चैनल्स पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं कि किस तरह के कार्रवाई की रिपोर्टिंग की जा रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल जो है ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्र में भी भारतीय नौसेना ने अपने जहाज़ों को तैनात कर दिया है और हमें यह खबर मिली है और ये ऑफिशियल सोर्स, इंडियन नेवी के ऑफिशियल सोर्स से खबर मिली है कि लॉन्ग रेंज फायरिंग की सक्सेसफुल प्रैक्टिस की गई है, जिससे प्रिसिशन फायरिंग की जा सके और किसी भी तरह के नापाक इरादों को वहीं पर पानी में ही दफन कर दिया जाए। बिल्कुल विशाल, हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। एलओसी की तरफ से जिस तरह से आतंक को फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है और वहां पर भारतीय सैनिक जो हैं वो मुंह तोड़ जवाब लगातार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगा। जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है जहां पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए की तरफ से की जाएगी। आपको बताएं कि आतंकी हमले के बाद एनआईए की टीम पहुंची थी, इस स्थल का जायजा लिया था और अब आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की पूरी जाँच एनआईए करेगा। एनआईए अब इस पूरी आतंकी घटना की हर बिंदुवार क्रमवार जांच करेगा और सामने आएगा कि किस तरह से नापाक इरादे सक्सेस किए गए और किस तरह से बेजुबान लोगों को एक नरसंहार की तरह मार दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एनआईए की तरफ से की जाएगी और इस नरसंहार का बदला लिया जाएगा। हर एक बिंदु पर जांच होगी। पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एनआईए की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हाल पर आतंक को पनाह देने वाले या आतंक की घटनाओं को अंजाम देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें पाताल से भी निकाल कर लाया जाएगा। और उसी कड़ी में हम लगातार देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। किस तरह से आतंकी के चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है। तो आतंकी हमले की जांच इसी कड़ी में अब एनआईए के पास है। एनआईए इस पूरे हमले की जांच करेगा और देखेगा कि किस तरह से ये नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया। और खबरों में बढ़े आगे, आपको बताएं कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा आज से रद्द हो जाएंगे। दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को छोड़कर पाकिस्तानियों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा आज से बंद माने जाएंगे, यानी कि रद्द कर दिए गए हैं। इसमें वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस वीजा, फिल्म वीजा, पत्रकार वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, पर्वतारोहण वीज़ा, छात्र वीज़ा, विजिटर वीज़ा, ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा, तीर्थ वीज़ा और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को जारी किए गए ग्रुप तीर्थ वीज़ा भी शामिल हैं। इन वीज़ा पर आए लोगों को आज ही भारत छोड़ना होगा। भारत ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की। सार्क वीज़ा 26 अप्रैल यानी कि कल ही समाप्त हो गए थे, जबकि मेडिकल वीज़ा 29 अप्रैल के बाद मान्य नहीं रहेंगे। यदि पाकिस्तानी नागरिक निर्दिष्ट समय सीमा तक भारत से नहीं निकलते हैं तो उन्हें ओवरस्टेइंग विदेश नागरिक माना जाएगा। हालांकि राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा अभी भी मान्य रहेंगे। इन वीज़ा पर भारत छोड़ने की अंतिम तारीख विदेश मंत्रालय तय करेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए दीर्घकालिक वीज़ा भी अभी मान्य रहेंगे। नए राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा या दीर्घकालिक वीज़ा जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में ना ठहरे। उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को छोड़कर शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए लोगों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है। ये तो मिलने जुलने के लिए आए थे। अगर उनको पूरा 45 दिन का टाइम देते ना तो ये अपने रिलेटिव से मिलके जाते, हमें भी खुशी होती, इनको भी खुशी होती। आज ये मायूसी चेहरा लेके वापस जा रहे हैं क्योंकि इनको 5 दिन में तो कहीं ये अपने रिलेटिव से मिले भी नहीं। आए थे आज 4 को आए थे, अब 4 अप्रैल को आए थे। 1.5 महीने का वीज़ा था। अब हालात ऐसे हो गए तो मजबूरन जाना पड़ता है। जिनके मरे उनसे पूछो उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा, इसकी वजह से सबको तकलीफ हो गई। अब जो बेचारे यहाँ आए थे वो भी परेशान है और जो वहाँ से वापसी आ रहे हैं, जो यहाँ से गए थे घूमने, वो भी परेशान है। वहीं पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ, पुलिस और विलेज डिफेंस गार्ड सदस्यों की बैठकें हुई जिसमें बंकरों की मरम्मत और गश्त बढ़ाने पर चर्चा हुई। स्थानीय लोग रात में गश्त कर रहे हैं। पुंछ, राजौरी और कठुआ जैसे क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी भी बढ़ा दी गई है।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा प्रबंध के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने पुलिस विभाग को अलर्ट करते हुए कहा कि पहलगाम की घटना के बाद यूपी में कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं, लिहाजा पुलिस हाई अलर्ट पर रहे और धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, कश्मीरी छात्रों और दुकानदारों आदि की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि नेपाल बॉर्डर और सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समुचित पुलिस प्रबंध कर प्रभावी चेकिंग कराई जाए। सभी टोल प्लाजा पर भी आवश्यक पुलिस प्रबंध और निगरानी की जाए। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और आपत्तिजनक सामग्री चस्पा करने की हरकतों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाए। होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, नए किराएदारों का 100% पुलिस सत्यापन अवश्य सुनिश्चित कराया जाए। कट्टरपंथियों, असामाजिक तत्वों की निगरानी भी की जाए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी सतर्क दृष्टि रखने को साफ तौर पर कहा गया है। पहलगाम हमले के बाद एफबीआई निदेशक काश पटेल ने भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। काश पटेल ने कहा कि आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। एफबीआई निदेशक ने कहा कि पहलगाम हमला दुनिया के सामने आतंकवाद की बुराई से लगातार आने वाले खतरों की याद दिलाता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे जघन्य अपराध कहा था। साथ ही इस मामले में भारत को पूरा समर्थन व्यक्त किया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये सामाजिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, स्वच्छता, खेल, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र में उपलब्धियों, सरकार की विकास योजनाओं और भारत की वैश्विक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। रुक करते मौसम से जुड़ी हुई खबर का, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में उमस भरी गर्मी रहने का भी अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। शनिवार को राजधानी दिल्ली का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे कानपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने लू का कारण साफ आसमान और शुष्क हवाओं को बताया है। हालांकि आज पूर्वी हवाओं के चलते तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। वहीं देश के तटीय हिस्सों में भी तापमान बढ़ेगा। तापमान के बढ़ने से तटीय इलाकों में उमस में भी इजाफा होगा। वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। रुक करते अन्य खबरों का। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर निरंतर बातचीत और संवाद जारी है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अमेरिका दौरे पर कल कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तौर पर तरीकों के पहले चरण पर इस साल अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के एक संवाद सत्र में उन्होंने कहा कि दोनों देशों में बहुत अच्छे संबंध हैं और दोनों देशों के बीच लगातार संवाद और संचार होता रहा है। उन्होंने भारतवंशियों, बैंकिंग, वित्त और कॉरपोरेट क्षेत्र के वरिष्ठ अफसरों के साथ साथ छात्रों को 2 देशों का पुल बताया। उन्होंने इंडस्ट्री के अलग अलग अधिकारियों के साथ भी विस्तार से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा किराए के मकान पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना ब्रह्मपुरी के माधवपुरम में आजम उर्फ आमिर खान ने अपने किराए के मकान पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया था।
सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी थाना पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान से झंडा उतरवाया और मकान मालिक आजम को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि झंडा उसके बेटे सुहेल ने लगाया है। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को फिलिस्तीन के झंडे के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी की मंशा का भी पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। के माधोपुरम चौकी क्षेत्र में एक घर के ऊपर पैलेस्टीन झंडा फहराने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर झंडे को उतारा गया है। इसमें जो मकान मालिक है उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह बंदर अब्बास में कल हुए भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई और 750 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। माना जा रहा है कि ये विस्फोट कथित तौर पर मिसाइल प्रोपेलेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ की शिपमेंट से जुड़ा हुआ है। विस्फोट से आसमान में धुएं का एक बड़ा गुबार फैल गया और आसपास की इमारतों और कारों को भारी नुकसान पहुंचा। बंदरगाह पर राहत और बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा। ये विस्फोट शनिवार को उस समय हुआ जब ईरान और अमेरिका के अधिकारी तेहरान के तेजी से आगे बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की वार्ता के लिए ओमान में मिले। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पीड़ितों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घटना के कारणों की जांच का आदेश भी दिया है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट्स से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 3 बजे टॉस होगा। इस मैच में दोनों टीमें जीत के साथ अंक तालिका में ऊपर चढ़ना चाहेंगी। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जॉइंट्स टीम अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है, तो वहीं हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस 4थे पायदान पर मौजूद है। मुंबई इंडियंस पिछले 4 मैचों से अजेय है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई की टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जॉइंट्स आज के मुकाबले में जीत हासिल कर 4थे स्थान पर आने की कोशिश करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर का दूसरा मुकाबला मेजबान दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी ने पिछले 2 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली ने भी अपना पिछला मुकाबला जीता था। दोनों टीमें इस मुकाबले में अपने अपने पिछले मुकाबले जीतकर मैदान पर उतरेंगी। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स जहां अपने 8 में से 6 मैच जीतकर 12 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है, तो वहीं आरसीबी 9 में से 6 जीतकर 12 अंकों के साथ ही तीसरे स्थान पर। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो गुजरात को पछाड़ते हुए टॉप पर पहुंच जाएगी। और दिल्ली में दूसरे एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय संस्कृति की धरोहर योग को खेल के रूप में पहचान मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि योग आने वाले समय में राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक जैसे खेल मंच पर भी नजर आएगा। दिल्ली में चल रहे एशियन योगासन चैंपियनशिप में एशिया के 21 से अधिक देशों के खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा का दमखम दिखा रहे हैं। इस आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज खेल के दुनिया में एशिया के खिलाड़ी हमारे दिल्ली में इस प्रकार के बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, इस पर आप क्या? एशियन योगासन चैंपियनशिप जी का दूसरा चरण आज जब दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय भी है और एक सम्मान का विषय भी है। सौभाग्य का इसलिए कि 20 देशों के खिलाड़ी यहाँ आकर के भारत की भूमि से उपजे हुए इस खेल, जो केवल खेल नहीं, जीवन के हर पक्ष से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें आज यहाँ आकर के compete कर रहे हैं। भारत की नए सिरे से पहचान जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के पटल पर बन रही है, ऐसे समय में योग को खेल का स्वरूप देकर के कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में लाने का व्यवस्था, जिस तरह से योगासन इंडिया ने प्रारंभ की और इसको विश्व तक के स्तर तक इसको फॉर्मलाइज करने का काम किया है, मैं ये मानता हूँ कि ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत बहुत दूर तक जाएगी।
सर, योग शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए भी बड़ा जो है उपयोगी है। पीएम मोदी के फिट इंडिया मुहिम को योग से कितना बल मिलता है? माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसके उदाहरण हैं और उन्होंने जिस तरह से देश में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और उन्होंने कहा कि आधा घंटा रोज अपने आप को, अपने शरीर को दें तो हम अनेक बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। समस्याओं का समाधान यदि सुगमता से कहीं किया जा सकता है या किसी के द्वारा किया जा सकता है तो वो भारत के इस योग को अपनी जीवन का हिस्सा या अपने दैनंदिन कार्यक्रम का हिस्सा बना करके किया जा सकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए फिट इंडिया मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया था, योग उसका अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। कहीं ना कहीं योग आज जब खेलों में है तो योगासन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक बनाने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? योग खेल के रूप में आने जो है प्रेजेंट जनरेशन, नई जनरेशन उसके साथ में जुड़े, उस दृष्टिकोण से ये टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित हों। केवल एक एशियन चैम्पियनशिप या एक नेशनल चैम्पियनशिप या एक स्टेट लेवल पर चैम्पियनशिप होना पर्याप्त नहीं है। मैं एक खिलाड़ी के नाते कह सकता हूँ कि जो है स्पोर्ट्समैन और प्लेयर वो जितना कोचिंग से सीखता है उससे ज़्यादा कहीं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आकर के टूर्नामेंट्स के माध्यम से सीखता है। अधिकतम टूर्नामेंट आयोजित किए जाएं, वो अगर होंगे तो निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में योग को हम नीचे प्रकृतित करने तक, नीचे तक ले जाने में और अधिक कामयाबी प्राप्त करेंगे। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत जिनका साफ तौर पर कहना है कि योगासन आज हर क्षेत्र में, हर पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय जिस तरह से हो रहा है, आने वाले समय में इसकी लोकप्रियता जाहिर तौर पर और बढ़ेगी और इसको खेलों में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि स्कूली स्तर पर, कॉलेज स्तर पर और छोटे स्तर पर इसकी प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित कराई जाती रहें। कैमरामैन राधेश श्याम के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।